अब है जो इसका लास्ट क्लास है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। सॉरी किसी को बुरा लगा हो तो ये पता है जो टीम है इन्होंने बोला था कि ये बोलना है तो मैंने बोल दिया एज यू विश। आजादी के बाद कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करना हमारी एकता के लिए खतरा हो सकता है। देखो हमें डर था कि हो सकता पता नहीं भी देश टूट जाएगा, पर इस देश नहीं टूटा, इससे हमारी यूनिटी और मजबूत हुई है। तो गुड मॉर्निंग, फिर से एक नई क्लास के साथ। दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ योर चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अभी एक बात और समझ लो शुरुआत में ही, हो सकता है पीछे क्लास आप देखोगे नहीं देखोगे। ये जो क्लासेस हैं, दीज क्लासेस आर अवेलेबल टू यू फॉर नो कॉस्ट। आपके इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है भाई, मैं चाहता हूं कि आप कम से कम इतना तो पे करें कि इसको लाइक कर दें, इस पे कोई कमेंट लिख दे, या फिर कोई आपका भाई बहन यार दोस्त जो इसी क्लास में हो उसको शेयर कर दे। एक दूसरी बात, क्या आपको ऐसा लग रहा है ये पूरा चैप्टर आपने पढ़ा कि सिर्फ ये 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है? अपना हिस्ट्री, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पॉलिटिकल साइंस किसे नहीं पता होनी चाहिए। इसको कोई बच्चा भी पढ़ सकता है, बूढ़ा भी, माँ बाप भी, कोई वर्किंग भी, सभी के लिए ये जानकारी होनी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि ये 12th क्लास को पास करवाने के लिए है, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो आप किसी को भी ये रिकमेंड कर सकते हैं। इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है। एक तो इसको पूरा देखें, लाइक भी कर सकते हो, क्या जाता है, फिर उस पर कमेंट भी कर दो, इससे मोटिवेशन मिलता है आगे और ज्यादा क्लासेस बनाने का। ठीक है, चैप्टर शुरू करें। सॉरी किसी को बुरा लगा हो तो ये पता है जो टीम है इन्होंने बोला था कि ये बोलना है तो मैंने बोल दिया एज यू विश। आगे हम पढ़ रहे हैं भाई चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमने कल जो हैदराबाद और मणिपुर का एक्सेशन भी पढ़ लिया था। अब है जो इसका लास्ट क्लास है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का पुनर्गठन। अब भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री पता चल गई, देसी रियासत भी भारत में मिल गई। तो क्या ये पूरा प्रोसेस हो गया राष्ट्र निर्माण का? क्या अब राष्ट्र निर्माण का जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया, या उसमें अभी भी कमी है? उसमें कमी थी, वो थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की। अब चैलेंज क्या था? आफ्टर इंटीग्रेशन, एकीकरण तो हो गया था भाई पिछली क्लास में। आफ्टर इंटीग्रेशन challenge was to draw draw internal boundaries of the country। मैं समझाता हूं ये क्या है। बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री so that cultural and linguistic plurality, बहुलता होती है भाई, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक प्लूरलिटी could be reflected without affecting the unity। समझिए भी एक बार, पहले हिंदी में भी लिख लो। एकीकरण के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था
देश की आंतरिक सीमाओं का निर्धारण। इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है, सबसे बड़ी चुनौती थी देश की आंतरिक सीमाओं का निर्धारण, ताकि देश की सांस्कृतिक वही एक आध वर्ड अगर मैं हिंदी में ना भी लिख पाऊं तो उसको चेक कर लेना कैसे लिखा जाता है, गलत मत लिखना बस। सांस्कृतिक तथा भाषाई बहुलता, भाषाई मैं बताऊंगा ये क्या है। भाषाई बहुलता को सम्मान मिले और देश की एकता भी प्रभावित ना हो। इंटीग्रेशन के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी भारत की आंतरिक सीमाओं का निर्धारण करना, ताकि भारत की सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता को सम्मान मिले और भारत की एकता प्रभावित ना हो। क्लियर है इसका क्या मतलब? देखिए, हमने देश बना लिया नॉर्मली, बट अब बाउंड्री स्टेट बनाने हैं भाई। कितना इस स्टेट को कितना एरिया दिया जाए, इस स्टेट को कितना एरिया दिया जाए, कैसे हम स्टेट बनाए। अब स्टेट बनाते समय दो बातें ध्यान रखनी थी भाई, अपना जो कल्चर है और जो अपने देश में भाषाएं हैं उनको सम्मान मिले। ऐसा ना हो भाई किसी भाषा को तो ज्यादा वैल्यू दी जाए, किसी भाषा को कम वैल्यू दी जाए। ऐसा भी नहीं होनी चाहिए किसी संस्कृति को ज्यादा वैल्यू दी जाए, किसी को कम। आज की एक बात बताऊं, आज सबसे ज्यादा किस कल्चर को सम्मान दिया जा रहा है आज की डेट में? हमारे सनातन कल्चर को। हो सकता है ना और भी कल्चर के आदमी रहते हो यहाँ, तो वहां उस समय भी यही चैलेंज था कि अपनी जो सांस्कृतिक बहुलता का मतलब बहुत सारी संस्कृतियां, बहुलता का प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल का मतलब पता, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। और जो भाषाई बहुलता है, जो विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, उनको सम्मान मिले। अगर मैंने किसी राज्य को बना दिया कि भाई ये हिंदी भाषाई लोगों का राज्य है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता उसमें सिर्फ हिंदी बोलने वाले होंगे। एक एरिया बना दिया इसमें हिंदी भाषा वाले हैं, ज्यादातर हिंदी भाषा बोल रहे हैं, तो दूसरी भाषा बोलने वाले भी तो आदमी होंगे उसमें। अगर उसको हिंदी भाषा बोल दिया ना, तो दूसरी भाषाओं का तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें इस तरीके से बाउंड्री को डिफाइन करना था स्टेट की, कि हमारी सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता को रिस्पेक्ट मिले, वो उसमें दिखे, उसमें रिफ्लेक्ट हो, वो उसमें झलके, और साथ में यूनिटी भी प्रभावित ना हो। यूनिटी कैसे प्रभावित होती है? देखिए, अगर आपने एक स्टेट बना दिया जिसमें सिर्फ हिंदी भाषा है, मान के चलो, और इस स्टेट के लोग चाहते हैं हम भारत का हिस्सा ना बने, और एक भाषा के आदमी इकट्ठे कर दिए, तो वो जो भारत से अलग होने की जो मांग है वो ज्यादा मजबूत नहीं हो जाएगी। समझिए क्या था, अगर मान लिया एक एरिया में एक जैसे आदमी हैं, अगर तुम अमेरिका में चले जाओ, वहां पे 100 ऐसे बंदे मिल जाएं जो हरियाणा से है, तो तुम्हारा संगठन मजबूत नहीं हो जाएगा। संगठन मजबूत होने का डर है, ठीक है। अगर वो संगठन देश विरोधी एक्टिविटी करने लग जाए, वो कहे भाई मैं तो देश का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो समस्या नहीं हो जाएगी। तो हमें क्या करना था, कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्लूरलिटी का भी ध्यान रखना था, और यह भी ध्यान रखना था भाई यूनिटी पे इसका नेगेटिव असर ना पड़े। ये चैलेंज था भाई। दूसरी बात देखें, अंग्रेजों के समय में क्या होता था, अंग्रेज क्या करते थे, वो कैसे बाउंड्री होकर रखी थी। एक तो उन्होंने जो भी राज्य जीता, बस ये यहां मगध जीत लिया, इसको अवध जीत लिया, इसको वो राज्य को उसी का नाम दे दिया, या कोई देसी रियासत मिला ली, ठीक है। वो अलग से डिफाइन नहीं कर रखी थी, उन्होंने सिर्फ जो भी एरिया जीतते गए उसी को एक अलग नाम दे दिया उसमें। जैसे अब मान के चलो अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू करा, सोनीपत पर कब्जा कर लिया मान के चलो, या किसी यूपी के किसी जिले पे या बिहार के किसी जिले पे, तो उस पे ये एडमिनिस्ट्रेशन बिठा देंगे भाई ये ही जिला होगा जितने पे उसका कब्जा कर लिया। वो प्रशासनिक सुविधा का ध्यान रखते थे,
ठीक है, वो क्या देखते थे भी प्रशासन कैसे अच्छी तरीके से होगा, इस हिसाब से उन्होंने अपनी बाउंड्री का निर्धारण कर रखा था। और उन्होंने बिल्कुल ये ध्यान नहीं रख रखा था भी कल्चर कहाँ है, भाषा कहाँ है। जो सुविधा, जो उनको ऐसा लगता ना भी यहां हमें शासन करने में इस प्रकार से सुविधा होगी, तो वैसे वो बाउंड्री बना देते थे। भारतीय इस चीज के विरोध में थे। जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उस टाइम पे, कांग्रेस ही तो अपोज कर रही थी अंग्रेजों को। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी, कांग्रेस ये कहती थी कि हमारी कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्लूरलिटी का ध्यान रखो। अंग्रेजों ने नहीं रखा। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कैसे करते थे, मेन बात है ये। ब्रिटिशर्स ड्रो द बाउंड्री फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा के लिए वो सीमाओं का निर्धारण करते थे। उन्हें मतलब नहीं था भाई किस भाषा के कितने आदमी हैं, कोई कल्चर का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, उन्हें मतलब नहीं था। उनको डाइवर्सिटी से मतलब ही नहीं था। और भारत की ताकत है यहाँ की डाइवर्सिटी। कांग्रेस अपोज्ड इट, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। भाई कांग्रेस तो अपोज करा करती। देखिए ये है आजादी से पहले, आज हम आजाद हो गए, आजादी के समय पे ये हमारे लिए चैलेंज है। अंग्रेजों ने क्या कर रखा, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से स्टेट बना रखे थे। कोई भी एरिया जीता उसी को एक अलग स्टेट बना के काम खत्म। उसमें ना ये ध्यान दिया गया कौन सी भाषा को सम्मान मिल रहा है, कौन से कल्चर को सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब कांग्रेस तो ऐसा नहीं चाहती। कांग्रेस ने उस टाइम पे इसका विरोध करा था। एक सेशन हुआ था भाई, नागपुर सेशन 1920 में। इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 में जो नागपुर सेशन था, कांग्रेस promised to reorganize the states on the basis of language after independence to gain the support of the people। भाई हिंदी में लिखवाऊंगा, लिख लेना, मैं ऐसे ही सिंपली बोलूंगा। यहां तक दिख रहा है ना क्लियर? ठीक है। देखो अंग्रेजों ने तो ऐसे कर रखा था। 1920 के नागपुर सेशन में कांग्रेस ने प्रॉमिस करा कि आजादी के बाद अगर देश आजाद होता है तो हम भाषा के आधार पर स्टेट बनाएंगे। हिंदी भाषाओं का अलग, जो तमिल बोलते हैं उनका अलग, जो तेलुगु बोलते हैं उनका अलग, जो मलयालम बोलते हैं, मतलब ऐसे बनाएंगे भाषा के आधार पे। इससे लोग क्या होंगे, खुश होंगे कि भाई हमारा स्टेट बनेगा, हमारे स्टेट में हमारी पावर होगी। तो वो कांग्रेस के साथ हो लिए। ठीक है, कांग्रेस ने लोगों को सपोर्ट लेने के लिए ये वादा करा। अब इसको हिंदी में लिख लो। 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस ने लोगों से वादा किया कि आजादी के बाद जो राज्य बनाए जाएंगे उनका आधार भाषा होगी, ताकि वे जो राष्ट्रीय आंदोलन है स्वतंत्रता के लिए उसमें लोगों का सपोर्ट, लोगों का साथ प्राप्त कर सके। लिख लोगे इस बात को। कांग्रेस ने क्यों वादा करा था? ताकि लोग साथ आ जाएं कि भाई हम भाषा के आधार पे बना देंगे, तुम्हारी भाषा का अलग स्टेट बना देंगे। तो लोग चलो भाई कांग्रेस के साथ, अंग्रेजों ने नाश कर रखा है तो ऐसे सपोर्ट मिलेगा। अगला पेज कर ले, देख लो अब इसको।
ऐसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं पीछे हट जाऊंगा अभी अपना ये पूरा ब्लैक बोर्ड भरने के बाद, ताकि आप अगर कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। फाइनल पेपर में ये ऐसे मत बना के आ जाना कि बोलो भाई ये भी सर ने बना रखा था। रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने इसको छोड़ दिया। कांग्रेस को क्या लगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस या कंट्री फेल्ट दैट linguistic states might be the cause of disintegration। देखिए, आजादी के बाद कांग्रेस ने महसूस किया कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण देश के विघटन का कारण बन सकता है। कैसे बनेगा? देखो, हर जगह पे अलग अलग डिमांड है। मणिपुर जैसे स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में भाई, पंजाब में अलग से, फिर साउथ में भी, फिर जम्मू कश्मीर में। अगर हम कोई भी सारे के सारे स्टेट बना दिए, जैसे मान लिया पंजाबी भाषी आदमी है एक एग्जांपल के लिए, वो चाहते हैं कि भी हम भारत का हिस्सा ना बने, और हमने पंजाबी भाषियों का एक अलग से स्टेट भी बना दिया। स्टेट बनाने के बाद वहां इसका मतलब क्या, पंजाबी भाषा है ज्यादा पावर में, तो उनका संगठन क्या होगा, मजबूत होगा। हमें यह पता है कि भाई इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत विरोधी हैं। अगर हम उन लोगों को एक जैसा संगठन बना दे, भाई सबको ये इस संगठन में, ये इस संगठन में, ये इस संगठन में, मान लिया यहां पे है 100 आदमी, और मुझे पता कुछ आदमी ऐसे हैं कि भाई जो भारत के विरोधी है, तो हमने क्या कर लिया, 10 हिंदी वाले थे, हिंदी वालों को एक साथ कर दिया, 10 इंग्लिश वाले थे, इंग्लिश वालों को एक साथ कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया उनकी भाषा के आधार पे। तो जो भी भारत विरोधी थे वो एक जगह नहीं आ गए। एक जगह आने के बाद विरोध करना आसान हो जाएगा। इसलिए जो कांग्रेस ने ये सोचा कि भाई हमें तो यूनिटी बनानी है। आजादी के बाद पहला चैलेंज है यूनिटी का। अगर भाषा के आधार पर हम स्टेट बनाते हैं तो ये हो सकता है भी देश के विघटन का, विखंडन का कारण बने। आजादी के बाद कांग्रेस ने ये महसूस किया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण से देश की यूनिटी पर खतरा हो सकता है। ये लाइन लिख लो भाई हिंदी में, ठीक है। इस कारण भाई जो लीडर्स थे उन्होंने जो भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण करना था, इस चीज को पोस्टपोन कर दिया कि भाई अभी नहीं बनाते, हम बनाते ही नहीं, पोस्टपोन कर दिया। बट इसके बाद पीपल डिमांडेड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। बट भाई कांग्रेस ने वादा कर रखा था ना कि भाई भाषा के आधार पर स्टेट बनाएंगे। 1920 का नागपुर सेशन अभी पिछले पेज पे करवाया था। अब कांग्रेस बना के खुश नहीं है तो लोग क्या करेंगे, उन्होंने डिमांड करनी शुरू करी। स्पेशली कहां पे हुई है, स्पेशली इन मद्रास प्रोविंस, जो मद्रास प्रांत है वहां पे। जो उस समय का मद्रास था ना भाई, उस समय के मद्रास के अंदर, अगर थोड़ा सा ऐसे लिख लो, आज का तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुछ भूभाग, भाई केरला, भाई कर्नाटका, ये पार्ट थे उस टाइम के मद्रास प्रोविंस में। परंतु लोगों ने
भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग रखी, विशेषकर मद्रास प्रांत में। उस समय के, अभी लिख लो जो मैं ये बोल रहा हूं, उस समय के मद्रास प्रांत में आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, केरल और तमिलनाडु शामिल, कर्नाटक शामिल थे। ठीक है। उसके बाद द विशाल आंध्रा मूवमेंट, विशाल आंध्रा को हिंदी में ऐसे लिखना, विशाल आंध्रा मूवमेंट इन द लीडरशिप ऑफ पोटी रामुल्लू, ये नाम है भाई। यहां पे श्री भी लगा रखा है तो भाई वो भी लगा दो। श्री रामुल्लू। ठीक है। एक कांग्रेस लीडर थे और गांधीयन थे, गांधीवादी। एन है भी ये लास्ट में। ठीक है। विशालांध्रा आंदोलन श्री पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में हुआ, जो खुद में एक कांग्रेस के नेता और गांधीवादी थे। उन्होंने इसकी मांग करी कि अकुल क्या करा, डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल फ्रॉम मद्रास प्रांत, मद्रास प्रोविंस। इसने क्या करा, देखो एक विशालांध्रा मूवमेंट हुआ जिसके नेता थे पोटी श्री रामुल्लू, जो एक कांग्रेस के नेता थे और एक गांधीवादी थे। ठीक है। उन्होंने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी जो तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास प्रांत से अलग। उन्होंने क्या करा कि भाई मद्रास प्रांत में नहीं रहना हमें, ये आंध्र प्रदेश के लिए मांग कर रहे हैं, जो यहां पे तेलुगु भाषा बोल रहे हैं ना उनके लिए एक अलग स्टेट बना दो। वो स्टेट क्या होना चाहिए, मद्रास का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये डिमांड करी। क्या सरकार इसको मानेगी? आगे इसकी अगर जो सेल्फी वगैरह जो भी कुछ लेते हो ले लो, और हिंदी में मैंने बता दिया कैसे कैसे जो भी लिखना है, बाय रिक्वेस्ट है ऐसे ही लिख लो, अदरवाइज देखो थोड़ी समझ गए। ठीक है। सरकार ने इसकी बात नहीं मानी, ये आमरण अनशन पे आफ्टर 56 डेज ऑफ फास्ट, आफ्टर 56 डेज इसने फास्ट करा। आमरण अनशन पहले ऑफ इंडेफिनेट फास्ट, फास्ट होता व्रत, जो व्रत रखते हम। ही डाइड, उसने 56 दिन तक आमरण अनशन करा और वो उसकी डेथ हो गई। भाई डेथ होने के बाद क्या हुआ, हिंसा भड़क, लोगों में गुस्सा, वायलेंस, सरकार के साथ मुठभेड़, और अंततः जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एट लास्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, पीएम है भैया, अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। यहां देखो 56 दिन के अनिश्चितकालीन व्रत के बाद उनकी मृत्यु हो गई,
हिंदी में लिख लो, जिसके कारण प्रदेश में हिंसा और क्रोध भड़क गया, जिसके चलते हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा की। ठीक है, कब करी? इन दिसंबर 1952 में। ठीक है, दिसंबर 1952 में ऐसी घोषणा करी। क्या अगर ये मांग मान ली गई तो क्या अब दूसरे स्टेट मांग नहीं करेंगे भाई? दिस डिमांड स्पर्ड का मतलब होता प्रेरित करना, द डिमांड ऑफ अदर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इस मांग की पूर्ति ने दूसरे राज्यों में भी भाषा आधारित राज्यों के निर्माण की मांग को तेज करा, जिसके कारण सरकार ने फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, लिख लो, ऑफ आंध्र प्रदेश, एपी है ये, स्पर्ड द, प्रेरित करना होता है ये, डिमांड ऑफ अदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, बहुत सारे स्टेट में भी ऐसी डिमांड फिर से बढ़ेगी कि भाई हमारे यहां भी भाषा के आधार पर स्टेट बनाओ, हमारे यहां भी भाषा के आधार पर स्टेट बनाओ। अंततः या एट लास्ट गवर्नमेंट ने फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। लिख लो एक बार, दिस कमीशन gave its report in 1956 and accepted the demand of demands of linguistic states। समझे भाई? क्या लिखा हमने, क्या अभी तक समझे हैं? और इस दिस एक लाइन और लिख लो, led to formation of 14 states and 6 union territories। क्लियर है भाई? क्या लिखा है एक बार ये देख लो। आजादी के बाद कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करना हमारी एकता के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, बट पीपल डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, क्योंकि वादा कर रखा था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। इसी वादे को करके तो लोगों को अपने साथ लिया था। कैसे साथ लिया था? कि भी तुम्हारी जो भाषा है उसके आधार पर तुम्हारा स्टेट बना देंगे। तो लोग कांग्रेस के साथ थे स्वतंत्रता आंदोलन में। अब आजादी के बाद कांग्रेस ऐसा कर नहीं रही तो लोग तो डिमांड करेंगे ना। तो सबसे ज्यादा जो यह आंदोलन भड़का वो मद्रास प्रांत में। मद्रास प्रांत में आज के बताए तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, कुछ पार्ट थे आंध्र प्रदेश के भी। और उसमें भी श्री रामुलु के नेतृत्व में एक विशालांध्रा मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ। उसने तेलुगु भाषाई बोलने वालों के लिए एक अलग स्टेट की, अलग राज्य की मांग रखी और ये बोला कि उसको मद्रास प्रांत से
अलग करके एक अलग स्टेट बनाया जाए। कांग्रेस ने या सरकार ने सॉरी, उस समय की सरकार ने इस मांग को नहीं माना। उसके बाद 56 दिनों के अनिश्चितकालीन व्रत के बाद या अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद, इन्होंने कुछ नहीं खाया बताते हैं, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद देश में क्रोध, भाई आंदोलन, विद्रोह फैल गया, जिसके चलते दिसंबर 1952 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार करा, जो पहला ऐसा राज्य था। आंध्र प्रदेश भाई पहला स्टेट था जो भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, इस स्टेट की फॉर्मेशन ने दूसरी जगहों पर भी भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को और ज्यादा प्रेरित करा, जिसके कारण गवर्नमेंट को दुखी होके लास्ट में राज्य, ये है भाई इसकी हिंदी लिख रहा हूं, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की तथा भाषा के आधार पर राज्यों की को बनाने की मांग को स्वीकार किया तथा भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार किया, जिसके कारण उस समय भारत में 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, का बनाई गई। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं संघ शासित प्रदेश। 6 तो राज्य बने और नहीं सॉरी 14 तो स्टेट्स बने राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बन गए। क्लियर है ये बात? अब लास्ट क्वेश्चन कर ले इसका। ठीक है भाई, अपने वो कर लो इसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है। अब उसके बाद है एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट वर द कंसर्न एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू द, लिख लो भाई, व्हाट वर द कंसर्न एंड challenges sorry related to the linguistic states, linguistic states। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। And what were the impacts of this linguistic formula? And what were the impacts of formation of linguistic states? लिख लो भाई हिंदी में एक बार। क्या था? भाषाई आधार पर, क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करने में क्या चुनौतियां थी? अभी पढ़ा, अभी चुनौतियां थी, यूनिटी को खतरा हो सकता है। तो क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण में क्या चुनौतियां थी, वो चुनौती पढ़नी है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है तथा भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण ने या भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के क्या प्रभाव पड़े। 2 क्वेश्चन है ये। पहले तो भाषा के आधार पर चुनौतियां क्या थी, भाई स्टेट बनाना है, फिर वो स्टेट बना भी दिए, 14 स्टेट अभी पढ़ा, उसके परिणाम क्या हुए, उसके प्रभाव इंपैक्ट क्या हुए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? क्या है क्वेश्चन? कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की क्या चुनौतियां थी। दूसरा क्वेश्चन इसी में
कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के क्या प्रभाव पड़े। क्लियर है, सिंपल सा है। तो पहले तो हम चैलेंज देख लेते हैं, चैलेंज क्या थे, फिर इंपैक्ट। चुनौतियां क्या क्या थी, एक दो चुनौती थी उसको पढ़ लेंगे। पहला लिखे, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसर्न वाज मोस्ट इंपोर्टेंट कंसर्न वाज दैट इट कैन lead to it can lead it can lead to disintegration of country that will cause danger to the unity। लिखो भाई हिंदी में, सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न या चुनौती यह थी कि इसके द्वारा देश का विघटन हो सकता है तथा जो देश की एकता के लिए खतरा है। ठीक है, हिंदी में लिख लोगे, सिंपल सा है। क्या लिखना है दोबारा से एक बार और सुन लो, ऐसे ही भाई वीडियो को रोक के दोबारा सुन लेना। सबसे जो इंपॉर्टेंट चुनौती थी वो यह थी कि इससे देश का विघटन हो सकता है जो देश की एकता के लिए खतरा है। पहली चुनौती थी ये। दूसरा है लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फोस्टर का मतलब होता है प्रेरित करना, उसको और ज्यादा एनर्जी देना। सेपरेटिज्म एंड, लिख लो, भाषा के आधार पर राज्य अलगाववाद को बढ़ा सकता है। अलगाववाद, ये लिख लेना भाई, भाषा के आधार पर राज्य अलगाववाद को बढ़ा सकते हैं। एंड क्रिएट प्रेशर ऑन न्यू बोर्न कंट्री। न्यू है भाई नया, न्यू और यह एक नए देश पर, भारत तो एक हिसाब से ये मान के चलो भाई उस टाइम पे पैदा हुआ है, एक नए देश पर दबाव पैदा कर सकता है। अब यहां पे अलगाववाद बढ़ा, हमारे सामने और कितनी सारी चुनौतियां हैं, इससे और ज्यादा सेपरेटिज्म बढ़ गया, अलगाववाद बढ़ गया, तो एक जो नया देश है भारत, उस पे इससे क्या होगा, दबाव बढ़ सकता है। दैट में दिस में also resulted into more new states on linguistic base और ये उससे और क्या होगा, और इससे और ज्यादा भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग बढ़ेगी। ठीक है, और ज्यादा मांग बढ़ेगी, और ज्यादा स्टेट बनेंगे। देखो पहले हमने हिंदी के लिए बना दिया,
एक हमने भोजपुरी के लिए बना दिया, एक हमने मराठी के लिए बना दिया, तो और भी तो भाषा वाले बोलेंगे कि जी मेरे लिए भी बनाओ, मेरे लिए भी बनाओ, तो कितने स्टेट बनाते जाओगे? पहले ही चैलेंज इतने सारे हैं। तो हमने ये सोचा था अगर भाषा के आधार पर बनाओगे ना तो और ज्यादा डिमांड होगी, इसकी मान ली तो फिर दूसरी भाषा की डिमांड, दूसरी की। अब भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो कितने स्टेट बनाओगे? हजारों स्टेट बना दोगे, ठीक है। और जिससे फिर अपने देश की जो यूनिटी है उसको भी खतरा हो सकता है। तो ये उस टाइम पे समस्या थी। अब ठीक है, अब चैलेंजेस के बाद नेक्स्ट पेज पे, चैलेंज के बाद है भाई इसके इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, इम्पैक्ट्स। चैलेंजेस तो हो गए, क्या क्या चैलेंज थे, पर फिर भी उसके बाद भी हमने इसको बना दिया, तो इसके क्या प्रभाव पड़े अब इसको लिख लेना है। इन पीपल प्रेशर, लोगों के दबाव में, वी एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लोगों के दबाव में हमने भाषाई राज्यों को बनाने की मांग स्वीकार कर ली। स्टेट इन होप, इन अभी फुल स्टॉप नहीं है, इन होप दैट इट विल रिड्यूस द प्रेजेंट थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड सेपरेटिज्म। ध्यान दे भी क्या लिखा है, हमारे पास बहुत सारे चैलेंज हैं, ये डिमांड करी जा रही है, तो हमने लोगों के दबाव में इसको अपना लिया। ये उम्मीद थी कि भाई भविष्य में तो जो होगा सो होगा, अगर आज इन मांगों को नहीं माना गया, जो प्रेजेंट डे थ्रेट है ना, बंटवारा, भाई डिवीजन दोबारा हो सकता है, अलगाववाद की, कम से कम इसको तो दूर कर ले। भाई हमें क्या खतरा था, भाई भविष्य में ऐसा हो सकता और स्टेट की डिमांड पैदा हो और ज्यादा अलगाववाद हो, वो तो भविष्य की बात थी, भाई क्या होगा। बट जो आज समस्या है, वर्तमान में जो उस समय समस्या थी कि भाई लोग डिमांड कर रहे हैं, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, विद्रोह हो रही है, हिंसा हो रही है, तो इस उम्मीद से कि भविष्य में हो सकता है जो भी होगा सो होगा, पर कम से कम जो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में ये अलगाववाद की, डिवीजन बंटवारे की, और डिवाइड होगा देश, अलगाववाद की जो खतरा है, ये कम से कम आज के लिए तो कम हो जाए। आज भी तो सरवाइव करना, भाई भविष्य कब बनाओगे, जब आज सुरक्षित होगा। आज सुरक्षित था नहीं, उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड थी, वॉयलेंस थे, प्रोटेस्ट थे, तो उस आज को सुरक्षित करने के लिए हमने आंख बंद कर ली, भाई भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बट आज को सुरक्षित करना है, तो ये लोगों की प्रेशर में इन डिमांड को मानना पड़ा, ठीक है। उस टाइम पे तो ये समस्या थी, लिख लिया भाई ये ध्यान से, हिंदी में भी लिख लिया। ये है भाई लोगों के दबाव में हमने अंततः भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया, इस उम्मीद में कि इससे वर्तमान समय में जो बंटवारा और अलगाववाद की धारणा है वो कम हो जाएगी। लिख लियो भाई, बैक करके इस लाइन को दोबारा सुन लेना। दूसरे, बट टुडे लिंग्विस्टिक स्टेट्स, but today linguistic states changed the, देखो समझाना अलग, मैं तो यहां पे लिखवा भी रहा हूं भाई,
चेंज्ड द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप। परंतु वर्तमान में हिंदी में लिख लो, परंतु वर्तमान में भाषाई राज्यों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को ही बदल दिया। पर नेचर का मतलब नहीं होता भाई कैसा नेचर है उसका, तो प्रकृति को बदल दिया। ठीक है, ये लिख लोगे। परंतु पहले डर था भाई पता नहीं क्या होगा, परंतु वर्तमान में इन भाषाई आधार पे जो राज्यों का निर्माण है, इसने भाई वर्तमान में लोकतांत्रिक राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति को ही बदल दिया। द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर, नेक्स्ट लिख लें भाई, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूं। द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर इज ओपन टू ऑल। लिखो, पाथ टू एंड मेक डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल। सुनो भाई क्या लिखा है। टुडे मतलब आज राजनीति और शक्ति का रास्ता, आज राजनीति और शक्ति का रास्ता सबके लिए खुला है तथा इसने लोकतंत्र को व्यवहारिक बनाया है। इट strengthened द नेशनल यूनिटी, इसने राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के स्थान पर मजबूत किया है। इट स्ट्रेंथन्ड द नेशनल यूनिटी, इसने राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के स्थान पर मजबूत किया है। बिकॉज इट रिस्पेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि इसने विविधता के सिद्धांत को, विविधता बहुत बार आया है भी लिखना, ठीक है, विविधता के सिद्धांत को सम्मान दिया है। विविधता के सिद्धांत को सम्मान दिया है। ठीक है, इसने देखो हमें डर था कि हो सकता पता नहीं भी देश टूट जाएगा, पर इस देश नहीं टूटा, इससे हमारी यूनिटी और मजबूत हुई है, क्योंकि इसने विविधता का जो सिद्धांत था कि भी सबका आदर होना चाहिए, उसको सम्मान दिया है। ये है, बस क्लियर है। इसने डेमोक्रेसी को और मजबूत करा है भारत में। हमें क्या डर था कि भी हो सकता अपने अपने स्टेट बनवा के बैठ गए, जो दूसरी भाषाएं उनका रिस्पेक्ट नहीं होगा। हिंदी भाषी स्टेट बना दिया तो उसमें जो दूसरी भाषाओं के लोग हैं हो सकता उनके साथ अलगाववाद का शिकार हो, उनको अपना ना माना जाए। पर अब हरियाणा में देखिए, हरियाणा एक हिंदी भाषी स्टेट है, ठीक है, तो क्या हरियाणा के अंदर कोई दूसरी भाषा बोलता हो तो उसको हम इज्जत नहीं करेंगे? क्या उसको हरियाणा से आप बाहर निकाल दे रहे हो? नहीं, हमने अपने यहाँ पे भाषाई आधार पे स्टेट भी बन गए और उन स्टेटों ने
हमारी डाइवर्सिटी का सम्मान किया, और डाइवर्सिटी का ही सम्मान करना था। यूनिटी का मतलब है आप डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो तो आप यूनाइट हो। तो इसने हमारी जो एकता है उसको कमजोर न करने की बजाय उसको और ज्यादा मजबूत करा है, जो डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे लोग, बहुत सारी विविधताएं। डेमोक्रेसी में का मतलब होता है सबको सम्मान। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का शासन। अब लोग वो इस भाषा के भी हो सकते हैं, ए के भी, बी के भी, सी के भी, डी के भी। आपने स्टेट बना रखा है ए भाषाएं लोगों का, उसमें बी सी डी वाले भी रहते हैं। असली डेमोक्रेसी तब होगी ना जब बी को भी, सी को भी, डी को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। यहां पे इन्होंने रिस्पेक्ट दी है। अगर रिस्पेक्ट दी है तो इसका क्या मतलब है? डेमोक्रेसी भी मजबूत हुई है, इससे हमारी यूनिटी भी मजबूत हुई, हमारा लोकतंत्र भी मजबूत हुआ। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और अंडरस्टूड हो गया अगर आपने समझ लिया तो वीडियो की पहले वाली 4 से 5 लाइन जो थी उनको दोबारा सुनो क्या बोला था और उसको फॉलो करो। थैंक यू, बाय।